गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएएस प्री 2023 की है, वो टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है वो 23वां रहने वाला है आज। इससे पहले हमने 22 टेस्ट है वो कर लिए हैं। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये तो अभी तक जो आप रेगुलर जो ये टेस्ट सीरीज की क्लास ले रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस है वो कितने इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में जो इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसमें हम जो हमारे फैक्ट है वो अगर नोट डाउन करते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेगी और आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक कई बार आपके सिलेबस को है वो रिवाइज करवाएगी। साथ में ये आपकी तैयारी तो बेहतर करवाएगी ही, आपका जो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट करने हैं वो भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसमें भी। तो चलिए आज का जो हमारा 23 नंबर टेस्ट है वो करते हैं। और आज के अगर टेस्ट में टॉपिक की बात करें तो किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस हैं तो वो आपके इंडियन पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं 40 क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। इन 40 क्वेश्चंस में आपके सारे के सारे, चाहे आपके आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन हो, आपके राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, आपके लोकसभा अध्यक्ष से, जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे उनमें से ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं। साथ में ये जो आपके भारत शासन अधिनियम है, आपके रेगुलेटिंग एक्ट है, उनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस हैं मैं लेके आई हूँ। और लास्ट में मैं आपको जो आपके संविधान सभा की इम्पोर्टेंट कमेटियाँ थी उन कमेटियों के जो अध्यक्ष हैं उनको भी मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी, पहले समझाऊंगी उसके बाद उनको नोट डाउन भी करवा दूंगी। तो आपकी क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए हमारी आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है आज का कि इस साइड है आपको अनुच्छेद दे रखे हैं आर्टिकल और इस साइड है वो प्रावधान दे रखी है। हमें मिलान करना है कि किस आर्टिकल में इसमें से कौन सा प्रावधान है वो किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 128 की। अगर अनुच्छेद 128 की बात करें तो इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें आते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। किस प्रकार 128 है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है, 128 के अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको अधिकार दिया गया है। अधिकार दिया गया किस चीज़ का कि जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो वह आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति मान ले या अनुमति लेकर है वो हाई कोर्ट या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों में किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए, कार्य करने के लिए अनुरोध है वो कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुरोध कर सकता है। तो आप बता सकते हैं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसको अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बिठाना है, कार्य करवाना है तो किस आर्टिकल के तहत है? आपके अनुच्छेद 128। तो ए में आपका 4th आ जाएगा। 127 की बात करें, 127 में क्या दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 127(1). अनुच्छेद 127(1) है उसमें तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसके बारे में कहा गया है कि जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है वो जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर तथा राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी पर, उसके बाद न्यायालय की कोरम पूर्ति के लिए है वो इन जो आपके तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति है वो की जा सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी सहमति? मुख्य न्यायाधीश की सहमति तथा राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद है वो कोरम पूर्ति के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए? कोरम पूर्ति के लिए। तो आपके 127(1) में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश है। अनुच्छेद 126 की बात करें तो अनुच्छेद 126 है उसमें आपके दिया हुआ है कि जो उच्चतम न्यायालय में अगर मुख्य न्यायाधीश का पद है वो रिक्त हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश है वो अपना कार्य करने में असमर्थ होता है, वहां पे अनुपस्थित होता है, तो राष्ट्रपति है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्ति कर सकता है। तो 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 125 की बात करें तो 125 में है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते दिए हुए हैं। यानी न्यायाधीशों के जो को वेतन है वो संसद द्वारा निर्धारित जो विधि होती है उसके आधार पर दिए जाएंगे।
यानी संसद द्वारा पारित जो संशोधन अधिनियम आपने पढ़ा होगा 2017, कौन सा 2017, उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर आपसे पूछ ले कि इसकी जो आपको वेतन है वो कितना होता है, तो वो होता है 2,80,000, 2,80,000। अगर सिद्ध न्यायाधीश की पूछ ले कि जो उच्चतम मुख्य जो आपका न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की, तो 2,80,000 हो गई। अगर अन्य न्यायाधीशों की पूछ ले तो उनकी होती है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए। तो आपके 125 में क्या आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते आते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से आपको ये चारों के चारों आर्टिकल है समझा दिए हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगे। तो इसमें जो मैंने आपको सुमेलित करके कूट बताया है, ये आपका नीचे जो भी दिया होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और उनका सही कथन है वो दिया हुआ उसे चुनना है। तो अगर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये 148 में दिया हुआ है। आपके जो आपका आर्टिकल है वो 148 में इसका जिक्र किया हुआ है। इनके वेतन एवं भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष मिलते हैं, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का समस्त प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक इनके बारे में ये चीज ध्यान रखिए है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार, भारत सरकार मान ले या कोई भी राज्य सरकार मान ले, उनके अधीन कोई भी पद है वो धारण नहीं कर सकता, कोई भी पद है वो धारण नहीं कर सकता। तो ये 3 चीजें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो ए और बी दोनों सही दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन 3 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर हमें सही आंसर है वो बताना है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित होने पर उसे अपने दल से इस्तीफा देना पड़ता है और सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या कार्य संचालन या फिर व्यवस्था बनाए रखने की उसकी शक्ति न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर है। अगर हम बात करें अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके चुने जाने के लिए कोई भी विशिष्ट योग्यता तो निर्धारित नहीं कर रखी, विशिष्ट योग्यता है आपके संविधान में निर्धारित नहीं की गई, लेकिन फिर भी इस पद के लिए जो संविधान है हमारा देश है उसमें कुछ कानूनों की समझ रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको वरीयता दी जाती है, उनको वरीयता दी जाती है कि जो कानूनों की समझ रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको इस क्रम में चुना जाता है। होता क्या है कि जो सत्ताधारी पक्ष होता है, सत्ताधारी जो दल मान ले, पक्ष मान ले, दल होता है तो उसका एक अध्यक्ष है, वो जो उसका एक सदस्य होता है वो अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और ये प्रक्रिया एक परंपरा के रूप में ही होती है, इसकी कोई भी योग्यता है वो नहीं दी गई, तो परंपरा के रूप में ये आई है। इसमें क्या होता है कि जो सत्ता दल सदन में जो अन्य सदस्य होते हैं सत्ताधारी दल में, तो वो अन्य सदस्य अपने समूह के नेता के साथ है वो अनौपचारिक जो परामर्श करते हैं, उसके बाद अपने में से एक उम्मीदवार को नामित करते हैं। और ये परंपरा सुनिश्चित ये भी करती है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद जो अध्यक्ष बनता है वो दूसरी बार भी अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, पहले ये बात, और दूसरी ये बात कि जो परंपरा रहेगी है कि जो इसका सत्ताधारी दल का जो भी अध्यक्ष बनेगा तो उसको दोनों दल के हैं वो इसको सम्मान है वो देंगे, यानी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपसे अध्यक्ष का कार्यकाल पूछ ले तो कार्यकाल इसका कितना होता है, वैसे तो 5 वर्ष होता है, यानी कि जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो अध्यक्ष अपने जो चुनाव की तारीख होती है उस चुनाव की तारीख से जो अगली लोकसभा की पहली बैठक होगी, अगली लोकसभा की पहली बैठक होगी उसके ठीक पहले तक है वो अपने पद पर रहेगा। और अध्यक्ष मैंने अभी बताया कि ये वापस भी पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी लोकसभा है वो भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद है वो तुरंत ही खाली नहीं करता। जब लोकसभा भंग होगी तो वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कोई नया जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है वो अपनी पहली बैठक तक ना आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा होगी उसकी जो पहली बैठक होती है
उसकी पहली बैठक होती है तब तक है ये लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ये नहीं कि लोकसभा भंग होते ही ये अपने पद से इस्तीफा दे देगा। तो ये चीजें आपके किसके बारे में थी, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका ऑप्शन बी है वो सही दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो कथन सही है वो हमें बताना है। संघीय कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में या फिर विधान के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी, ये भी देता है। आपने देखा होगा कि जो आपका अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 78 जो प्रधानमंत्री है उसके कर्तव्य दिए हुए हैं, यानी 78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति दोनों के मध्य है कड़ी माना गया है। यानी अगर मंत्रिपरिषद की कोई बात हो तो राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति को कुछ भी जैसे कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो प्रधानमंत्री है वो किसे कहेगा, मंत्रिपरिषद को कहेगा। तो आपका जो संघीय कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में या फिर विधान के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी है वो पीएम देता है, तो आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने एवं सत्र अवसान करने से संबंधित परामर्श देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। वह लोकसभा को भंग करने की सिफारिश है राष्ट्रपति को देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और जो प्रशासन है, प्रशासन और या फिर विधान मान ले, इनसे संबंधित जो भी सभी सूचनाएं होंगी वो राष्ट्रपति को पीएम ही देता है। और जो एक बात इसमें और है कि जो लोकसभा भंग हो जाती है उसकी सिफारिश भी राष्ट्रपति को करता है। और इसके अलावा जो संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं उन पे जो नियुक्ति होती है उनके संबंध में जो परामर्श है वो राष्ट्रपति को कौन देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं। और जो सरकार की नीतिगत घोषणाएं होती हैं, वो भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो आपकी ए बी सी और डी ये सारे के सारे सही दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व दर्शाता है, क्या दर्शाता है। भारत के पास केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। भारत के पास केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। भारत के पास आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। जो संप्रभुता है आपकी संपूर्ण प्रभुत्व है, यानी संप्रभुता। इसका जो आशय अगर हम देखें कि इसका आशय क्या होता है, तो इसका आशय होता है कि हमारा भारत है ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर है वो कोई भी शक्ति नहीं है। और ये अपने जो आंतरिक और बाह्य जितने भी इनके मामले होते हैं उनका निस्तारण है खुद स्वतंत्र रह के कर सकता है। तो आप सीधी सी इसकी बात मान सकते हैं कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है ना ही कोई अन्य देश इसको डोमिनियन है, यानी अपने जो भी मामले हैं चाहे बाह्य हो या आंतरिक हो वो सारे के सारे पर है वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम है, इसके पास शक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होते हैं। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति के संदर्भ में कितने 6 सदस्यों की समिति का गठन होता है। इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है लेकिन उपाध्यक्ष है वो नहीं होता है, तो आपका बी है ये गलत हो गया। राज्यसभा का सभापति नहीं होता, उप सभापति होता है, उप सभापति, तो इसमें सी भी गलत हो गया। दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। आपके जो लोकसभा होती है उसका भी, लोकसभा का भी विपक्षी नेता होता है और राज्यसभा का विपक्षी नेता होता है, तो डी इसमें सही है, ए सही है। केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये गलत है, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता।
तो इसमें आपके ए, डी और ई सही दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, डी और ई सही दे रखे हैं। तो 6 में आ गई प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा व राज्यसभा दोनों का विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश वो इस कमेटी के सदस्य तो नहीं होते, लेकिन इनकी सलाह पर है इनकी नियुक्ति की जाती है, यानी इनकी सलाह है वो ली जाती है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस कमेटी का सदस्य नहीं होता, लेकिन इनकी सलाह है वो ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जानी चाहिए, ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा, जबकि पंचायत समिति और जिला समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जिला परिषद की भूमिका है वो सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक के रूप में होगी। इनमें से हमें बताना है कि कौन से कथन है वो सही है। तो इसमें तीनों ही कथन सही लगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष और सीधा होगा, जबकि पंचायत समिति और जिला समिति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जिला परिषद की भूमिका है वो सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक की होगी। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला था कि जो जिला परिषद है, जिला परिषद, इसका अध्यक्ष है वो कौन होएगा, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होगा। तो एक इन्होंने ये भी बोला था। तो आपके तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है? सांप्रदायिकता, जातिवाद, आतंकवाद, पृथकतावाद और भाषावाद। इन तत्वों को देखें तो ये सारे के सारे तत्व है कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड। कैसे? सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता शब्द होता है वो संप्रदाय से बना है, संप्रदाय से बना है, यानी ऐसी भावना या फिर ऐसी क्रिया जो अपने संप्रदाय को तो विशेषता देती है, यानी अपनी जो विशेषताएं होती है अपने संप्रदाय की उसको श्रेष्ठ मानती है, और जो दूसरे संप्रदाय होती है उनके संप्रदाय की को है उसे श्रेष्ठ नहीं मानती, उनके विश्वासों को है वो कम करती है, उनके विश्वासों को हीन समझती है। तो ऐसी भावना क्या होती है? सांप्रदायिकता होती है। ठीक है। जातिवाद की बात करें तो जातिवाद वही होती है कि जो अपना प्राचीन वर्ण होता है, अपना प्राचीन वर्ण व्यवस्था, अपना कर्म मान ले, तो यानी जातिवाद है वो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत ही बड़ी बाधा है। आतंकवाद आप सभी को पता है कि लोकतंत्र व मानवता की विरुद्ध एक बहुत बड़ा अपराध है। पृथकवाद की देखिए तो अगर क्षेत्रवाद होगा यानी क्षेत्रवाद यानी कि जो होंगे कि ये जो क्षेत्रवाद होता है ये अपनी पृथकतावाद को है वो जन्म देता है, यानी देश से अलग होना, कि हमें तो देश से अलग होना है, अपना स्वतंत्र राज्य बनाना है, ऐसी मांगे करना ही किस में आता है? पृथकतावाद में आता है। भाषावाद की बात करें तो अपनी जो भाषाएं होती है, अपनी बोली होती है, वो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें वही बोली, वही मातृभाषा है वो पसंद होती है, उसी का हम प्रेम करते हैं। हम अपनी कोई भी दैनिक प्रक्रिया में कोई भी काम करें, कोई भी क्रियाकलाप करें तो उसमें हमारी जो भाषा जो होती है, अपनी बोली होती है, उसी का अपन यूज करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का जो अधिकांश व्यक्ति होगा वो केवल अपनी भाषा को वो है ना प्रायोरिटी देगा, तो अपनी ही जो मातृभाषा उसे अपनी ही मातृभाषा समझेगा। तो भाषावाद भी इसमें एक बाधक तत्व है। तो आपके ABCDE सारे के सारे इसमें जो आपके है एकीकरण में बाधक तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा की संख्या में बढ़ोतरी की गई कौन कौन से सन में की गई थी? 1957, 65, 67 और 77। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसके बाद राजस्थान की अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो कितनी थी? 160 थी। उसके बाद 1957 में सीटों को बढ़ाकर कर दिया गया था 176। क्यों? क्योंकि जो आपकी राजस्थान की जो अजमेर रियासत तो वो उसका विलय जब राजस्थान में हुआ था तब ये जो 160 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 176 हो गई थी। उसके बाद 1967 में राजस्थान की विधानसभा संख्या है उसको बढ़ाकर है वो कितनी कर दी गई थी?
84 कर दी गई थी। फिर 1977 में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 200 कर दी गई थी। अब की माने तो अब कितनी है वर्तमान में भी कितनी है, 200 है। तो आपकी जो विधानसभा सदस्य संख्या कब कब बढ़ी थी, आपकी 1957 में 176, 1967 में 184, 1977 में 200 और वर्तमान में भी कितनी है, 200। तो ए सी और डी आपका ऑप्शन है 2 है, राइट हो जाएगा। अब देखें कि पहले 160 थी, बाद में 176, फिर 184, 200, अब 200 से बढ़कर कितनी हो सकती है। अगर हम राज्य की विधानसभा सीटों की बात करें तो ये अपने अधिकतम तो है, सबसे ज़्यादा तो 500 हो सकती है, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम यानी न्यूनतम आपकी 60 ही रहेगी। और इनके जो बीच की संख्या है, जैसे कभी 176 हुई, 184 हुई, 200 हुई, तो ये जो हमारे राज्य की जनसंख्या होती है, राज्य की जनसंख्या और राज्य का आकार, इस दोनों चीज़ों पर है वो निर्भर करती है, उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है वो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। विधानसभा के चुनाव करवाना, विधानसभा के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना और उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन है 3। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव है वो करवाता है, इनकी मतदाता सूचियां हैं वो तैयार करवाता है। उनके लिए जो ये राज्य निर्वाचन आयोग है वो चुनाव के निर्देशन के इनका कैसे संचालन किया जाएगा, तो इन सब के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही जो चुनाव है वो संपन्न करवाने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्तियां की जाती हैं, अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। जो चुनाव में चिन्ह आवंटन किए जाते हैं, तो इन चिन्ह आवंटन पे कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटान भी कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो राज्य में चुनाव जो संपन्न करवाने के लिए ये राज्यपाल से अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति की आग्रह भी करता है कि इन जो कर्मचारी है, ये जो अधिकारी है, उनकी नियुक्ति की जाए। और अगर चुनाव होता है और वो जो चुनाव केंद्र होते हैं उन पर कोई भी अहिंसा हो जाती है, कोई जबरदस्ती की शिकायत आती है या फिर कोई कब्जा करने की शिकायत आती है, तो उस समय है जो चुनाव स्थगित होते हैं, तो उन चुनाव को स्थगित करने का भी अधिकार किसके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। और इस कार्य के संबंध में कोई भी जो है वो आपके कोर्ट में है इसकी शिकायत नहीं कर सकता या इसके खिलाफ है वो चुनौती नहीं दे सकता। इसके अलावा इनके ये भी कार्य होते हैं कि जब आपने देखा हो चुनाव होते हैं तो आपके दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर इनके चुनावों का प्रचार प्रसार होता है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं तो उन दलों को ये टाइम भी इनको डिवाइड करके दे देते हैं कि इस समय इस दिन तक आवंटन है वो आपका होगा, भी आप इनका प्रचार कर सकते हैं, फिर अगले को दे सकता है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनको समय और दिन का जो आवंटन है वो कौन करता है, वही आपका राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कभी आपने देखा होगा कि जो असामान्य कारणों की वजह से वो क्षेत्रों में है जो असामान्य स्थितियां हैं वो पैदा हो जाती हैं, तो वो जो स्थिति गंभीर हो जाती है तो उनको संचार के माध्यम होते हैं उनके द्वारा जनता को शांत करने के लिए उन जगहों का दौरा भी कौन करता है, जो चुनाव आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो चुनाव आयुक्त होता है वो दौरा करता है। साथ में अगर कोई ऐसी ही चुनाव में कोई कंडीशन हो गई कि उसको चुनाव को स्थगित करना पड़ा, तो जब तक वो चुनाव की सूची है वो दोबारा नहीं बन जाती तब तक वो स्थगित कर सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये सारी चीज़ें किसमें कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। मैंने अच्छे से थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर आपने भी कभी चुनाव दिया है, चुनाव के टाइम को देखा है, तो आपके भी ये चीज़ें आपने भी अपने आसपास महसूस की होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिताएं हैं वो राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त है, किसको, हाई कोर्ट को प्राप्त है। परामर्शदायी अधिकारिता, पर्यवेक्षीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, प्रारंभिक मूल्य अधिकारिता। तो इसमें हम बात करें तो जो आपके पर्यवेक्षीय अधिकारिता
अपीलीय अधिकारिता और प्रारंभिक मूल अधिकारिता, ये तीनों है वो हाई कोर्ट को दी हुई है, यानी हाई कोर्ट के पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अगर हम बात करें कि प्रारंभिक मूल अधिकारिता क्या होती है, तो जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि जो आपका उच्च न्यायालय है कि विवादों की अगर माने ना कि जो प्रथम दृष्टि में सुनवाई हो तो वो सीधे तौर पर करने का अधिकार किसको है, आपके हाई कोर्ट को है। ठीक है। दूसरी अगर इसमें देखें कि अपीलीय अधिकारिता, तो इसमें जो हाई कोर्ट होता है उसको आपके दो होते हैं, दीवानी और फौजदारी, दीवानी मामलों और फौजदारी मामले, इन दोनों मामलों में जो अपील सुनने का अधिकार है वो किसको है, आपके हाई कोर्ट को है। तो इसके पास क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। और जो आपका हाई कोर्ट होता है वो अभिलेख न्यायालय भी होता है। ठीक है। इससे क्या मीन हुआ कि अभिलेख न्यायालय आपका जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 215 है, अनुच्छेद 215 के अनुसार है प्रत्येक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, वो अभिलेख न्यायालय होता है। यानी उसका अपने अगर उसकी कोई अवमानना करता है, तो उस पर दंड देने का अधिकार है, दंड देने की शक्ति है, वो ऐसे न्यायालय को सभी शक्तियां प्राप्त होती है। साथ में इसके जो अंडर में और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उनका संरक्षण करने की भी इसको शक्ति मिलती है, और इसके अगर अवमानना करे तो उसे दंड देने की भी शक्ति मिलती है। तो ये होता है उसका अभिलेख न्यायालय। और इसके एक है वो है पर्यवेक्षीय अधिकारिता, यानी जो हाईकोर्ट को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में, अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के जितने भी न्यायालय आते हैं, सहायक न्यायालय आते हैं, उनकी जो वो जितने भी क्रियाकलाप कार्य करते हैं उन पे नजर रख सके, उनका पर्यवेक्षण कर सके। तो ये तीनों शक्तियां हैं, ये किसको प्राप्त है, उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस क्लास की पीडीएफ है वो हमारे आपके टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आप इन क्वेश्चंस को बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। ये क्वेश्चंस हैं। अब आपके इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई हैं। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको अच्छे से समझाए हैं, फिर भी अगर आपको इनमें कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। अब मैं इनके राइट आंसर के टिक लगवाऊंगी, और अगर आप में किसी चीज़ में क्वेरी रह जाती है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन संस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारतीय शासन संस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का जो प्रथम प्रयास है वो किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1882, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय सरकार अधिनियम 1919। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1882 है, उस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति या फिर अधिकार है वो मिला था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम और 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा है वो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी, तो राज्य की समाप्त करके। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को इसका पता है, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं इनको अच्छे से देख के समझ के फिर आपके लिए लेके आई हूँ और मैंने पहले भी काफ़ी बार इनको आपको समझाया है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नर को। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935 के अधिनियम से, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो आपको क्या करना है कि जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आपको एक साइड नोट डाउन कर लेना कि 1935 अधिनियम है, इसमें कौन कौन से प्रावधान हुए थे। तो आप लिख सकते हो कि इसमें है वो बर्मा को अलग किया गया था। एक लिख सकते हो कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान है वो 1935 में हुआ। इसी प्रकार आप 1919 में जो हुए वो लिख सकते हो, 1909 में जो हुए वो लिख सकते हो। तो इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स बनते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ यहाँ पे आपको समझाती हूँ, उसके आप उसको नोट डाउन किया करो, ताकि जो भी क्वेश्चन है, अब मैंने पहले वो क्वेश्चन बताया था कि बर्मा को अलग किया गया, अब वो आपने नोट डाउन किया, उसके नीचे आप नोट डाउन कर लेना कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 में हुआ। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। अब आप रिवीजन करोगे तो आपको बस 1 मिनट नहीं लगेगा इनका रिवीजन करने में, और अच्छे से मैटर आपका तैयार भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम है, ये काफ़ी मतलब याद करते इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब याद करते हैं ना तब हमें मुश्किल से याद होते हैं, या फिर हमारे ये मिक्स हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा 1909 का है, 1919 का है या फिर 1935 का है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप इनको नोट डाउन करो, तो इसके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, फिर आपको अच्छे से याद रहने लग जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। तो जो संघात्मक व्यवस्था है वो ली गई है कनाडा से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आप सभी को पता है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस विषय में भिन्न है? कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, विसदनीय विधायिका है और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ये हमारी अलग है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से, क्योंकि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है ये हमारी यूएसए से ली गई है। तो किस मामले में भारत भिन्न है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य दिया हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसमें सत्य बताना है ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसमें पूछा है मौलिक अधिकार।
तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमेरिका से तो मौलिक अधिकार लिए गए, अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो कर्तव्य किससे लिए गए हैं? आपके फ्रांस से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस रियासत से हुआ था? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से बी.आर. अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु है वो कब हुए थे? 1886 में जन्म, 1991 में मृत्यु, 1891 या फिर 1956, 1877 या फिर 1961, 1889 और 1961। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1891 में तो उनका जन्म हुआ था और 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? किसका? प्रथम अंतरिम सरकार कब गठित हुई थी? अगस्त 1946 में। तो उसका सदस्य कौन नहीं था? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्ण और जगजीवन राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधाकृष्ण है वो इस अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1946 और 30 जून 1946। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। अगर यहाँ पे लिखा होता ना प्रथम बैठक कब हुई तो आप झट से बता देते 9 दिसंबर 1946, लेकिन अधिवेशन होते कुछ एक बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? सभी को पता है किसने? पंडित जवाहरलाल जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 7, 9, 11 और 15। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। कई आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो ऑप्शन होते हैं उसमें 12 भी दिया हुआ होता है। तो अगर आपको 11 और 12 दोनों दिए हुए हैं तो आपको 11 टिक करना है, लेकिन अगर 11 दिए ही नहीं है तो आपको 12 टिक करना है, क्योंकि एक जो अंतिम बैठक थी उसको भी आपका अधिवेशन है वो माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़े, भारतीय सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा भारतीय सभा में सदस्यों का निर्वाचन है हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव और के.एम. मुंशी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बी.एन. राव है वो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? समिति के सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे और सरदार पटेल नहीं थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी इनके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा और ब्रिटिश संसद द्वारा। तो आपका कन्फ्यूजन संविधान सभा और भारतीय संसद में होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं रखना, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में है वो अपनाया गया? 1948, 1949, 1950 और 1951। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1950 में है वो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। जब भी कोई समिति का आपसे पूछे अध्यक्ष के बारे में और जहां संघ की बात आ जाए तो आपको डायरेक्ट सीधा ही करना है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम। तो हमारे संघ से संबंधित जो भी आ जाए तो आपको उस समिति का अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक शुभ दिन था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो 26 जनवरी 1930 था उस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने इसे मनाया था। तो संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन है वो कब हुआ था? तो आप सभी को पता है 29 अगस्त 1947 को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको एक बार पढ़ते ही आपको उसका आंसर का पता था क्योंकि वो आपको अच्छे से याद थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा था और कुछ एक क्वेश्चन जो आपको आते नहीं थे। तो सारे के सारे क्वेश्चन है वो मिक्स लेके आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। आगे बढ़े, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? 5 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 वर्ष 12 माह 18 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन है वो संविधान सभा को उस भारतीय संविधान के निर्माण में लगे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ये तो आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको बताया था कि मैं आपको वो संविधान की समितियां बताऊंगी और उन प्रमुख समितियों के उनके अध्यक्ष भी बताऊंगी। तो मैंने अभी पीछे बताया कि आपको जहां भी संघ दिख जाए तो उसका क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ये कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो हमें याद करने में कन्फ्यूजन होते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा ट्रिक ढूंढ लें ताकि वो क्वेश्चन है वो अच्छे से याद हो जाए। तो संघीय सिद्धांत समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको आप नोट डाउन कर लेना, 1-2 बार आप इनको रिवाइज करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आगे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, अब देखिए यहाँ पे संघ नाम आ गया तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे क्या था? संघीय सिद्धांत समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए मैंने बोला था कि जहां भी आपको संघ दिखे आप देखना कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष होंगे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित जो परामर्श समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ कमेटी थी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये मैंने इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन करवाए, इनके साथ काफ़ी और भी क्वेश्चन करवाए। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और इस क्लास को आप पूरा देखें। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं इस क्लास की PDF और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी मटेरियल होता है एग्जाम से संबंधित वो वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।